हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री जी क्लासेस। तो हम लोगों ने जनरल फिज़िक्स में जो जनरल साइंस है उसमें फ़िज़िक्स का 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे एटम की। ठीक है, एटम के बाद इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। ठीक है, तो जब एटम की बात करते हैं तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है। ठीक है, इनडिविजिबल मतलब जिसको ब्रेक नहीं किया जाता। अब ब्रेक कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। तो एटम है, एटम के मिड में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक ही है एटम। ठीक है, तो सब समझेंगे एटम क्या होता है, एटम के पार्ट्स क्या होते हैं, एटम के अंदर फोर्स कैसा लग रहा है, सारी बात करेंगे। ठीक है चार्ज कितना है, तो ये है एटम। एक सर्कुलर, जनरली लोगों ने सर्कुलर स्ट्रक्चर बता रखा है। ठीक है, लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर होता है, 2D स्ट्रक्चर भी दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करेंगे कि या तो ऐसा स्ट्रक्चर दिया हो कि एटम है, एटम का एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, इसके आसपास अपनी एक्सिस पे या अपनी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, ये बात सबने सुनी होगी अगर आपने 10th किया है तो। ठीक है, फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर भी देखा होगा एटम का, ठीक है, ऐसा कुछ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स तीनों में होते हैं। ठीक है, ऐसा भी स्ट्रक्चर देखा होगा आपने। अगर नहीं देखा तो कहीं ना कहीं तो देखा होगा, क्योंकि केवल बुक्स में नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत जगह, मतलब मूवीज़ में या कोई बुक का फ्रंट पेज होता है साइंस का, तो उसमें ऐसे स्ट्रक्चर बने रहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा होगा, ये एक ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन जो है हमारा ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के मूवमेंट देखे होंगे आप, या इस तरह का स्ट्रक्चर देखे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एक एटम होता है जिसकी कुछ ऑर्बिट्स होती हैं। ठीक है, जिसकी कुछ ऑर्बिट्स होती हैं, उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और एटम के अंदर एक डेंसर पार्ट होता है, डेंसर मतलब भारी पार्ट, जिसमें एटम का सारा वेट होता है। ठीक है, वो वहाँ पे क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये पर्टिकुलर एनर्जी की होंगी, ये कभी मिसमैच नहीं करेंगी। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ। ठीक है, बस हमें इतना पता है कि ये एटम है, एटम की ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली घूमते रहते हैं, वो ऐसे भी घूमते हैं सर्कुलर मोशन में, वो ऐसे भी घूम रहे होते हैं, और वो वाइब्रेशन करते करते घूम रहे होते हैं। ठीक है, मतलब ये अगर 1D स्ट्रक्चर में देखें तो सर्कुलर मोशन हमें दिख रहा है। ये क्या है? ये 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर मतलब ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, एक ऐसा, एक पेन से दिखाते हैं, एक ऐसे घूम रहा है। ठीक है, एक ऐसे घूम रहा है, 2 एक्सेस हो गई, और एक ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो ये 3 एक्सेस हो गए, तो एक तरह से ये 3D स्ट्रक्चर हो गया। और इलेक्ट्रॉन क्या है? ये यहाँ पे कैसे घूम रहा है? यहाँ पे वाइब्रेट करते करते घूम रहा है। तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर एक में समाहित होते हैं। ठीक है, मतलब ये तीनों एक ही स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और अलग अलग टाइम पे रिसर्च हुई है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर दिए गए। ठीक है, तो अब क्या है कि एटम जो है, जैसे ये एक न्यूक्लियस है, और
इस न्यूक्लियस को हमने अंदर रख दिया और ये मुट्ठी जो है ये पूरी तरह से कवर है, वो इलेक्ट्रॉन का काम कर रही है। तो हमें बाहर से ना एटम दिख रहा है, वो ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिख रहा है, हमको लग रहा है एक क्या है, कवरिंग है। तो जो कवरिंग है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कही जाती है। तो आई थिंक कुछ आइडिया मिल गया होगा कि एटम एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अब एटम के पास 3 पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं, एटम इज मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, एटम जो है वो 3 मेनली पार्टिकल से बना होता है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है प्रोटॉन, सेकंड है न्यूट्रॉन एंड थर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो जो भी खेल है या जो भी रिएक्शन है या जो भी कुछ भी हो रहा है एनवायरनमेंट में, वो सारा इलेक्ट्रॉन का खेल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आने से, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के आने से, इलेक्ट्रॉन के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना इसके एटम से इसके मास से कोई फ़र्क पड़ता है। सारा मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। ठीक है, और प्रोटॉन क्या है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, और न्यूट्रॉन क्या है हमारा, निगेटिवली चार्ज्ड है। और ये न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, मतलब यहाँ हमें ऐसा चार्ज पर मिलेगा प्रोटॉन के पास जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब वो एक स्टेबल कंडीशन पे है, नेगेटिव एनर्जी मतलब स्टेबल कंडीशन में है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है, तभी नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि किसने किसने क्या क्या डिस्कवर किया, और फिर उनके साइज भी लिखवाते हैं। ठीक है, हो गया, इसको रब करते हैं। तो पहली बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स। पहला था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसने की है, जे जे थॉमसन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की है, जे जे थॉमसन। ठीक है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। सेकंड, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो या फिर घुमा फिरा के पूछा जाता है। सेकंड या फिर उसमें ये कह सकते हैं ना, आजकल कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, बेसिक फैक्ट्स दे देते हैं और कह देते हैं इनमें से या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमें इनकरेक्ट वन ढूंढना होता है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव साइन के साथ दिखा दिया है, आप चाहें तो पूरा इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। तो ये किसने डिस्कवर किया था, ई गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया था, ई गोल्डस्टेन ने। लेकिन प्रोटॉन जो नाम है वो किसने दिया था, नेम्ड बाय रदरफोर्ड, नेम्ड बाय रदरफोर्ड। एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ
डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने किया था? जेम्स चैडविक। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। ठीक है। फोर्थ वन इज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस करने वाले कौन थे? रदरफोर्ड। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। अल्फा मॉडल जो था, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। ठीक है, लास्ट है डिस्कवरी ऑफ, शो हो रहा है, हाँ ठीक है, डिस्कवरी ऑफ एटम। डिस्कवरी ऑफ एटम या एटम के बारे में फर्स्ट किसने बात करी थी? वो कौन थे? डाल्टन थे, जॉन डाल्टन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ एटम। तो अभी ये क्या है, आप इससे पता कर सकते हैं कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट से ये डिस्कवरीज फाइंड आउट हुई हैं। तो ये कैथोड रे ट्यूब से, ये एनोड रे ट्यूब से, ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग से। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और न्यूक्लियस का ऑयल ड्रॉप मेथड है। तो ये सारी एटम, ये तो डाल्टन थ्योरी है। ठीक है, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ एटम किया था। तो मतलब एटम को फाइंड आउट किया था। एटम तो एनवायरनमेंट में था ही, इन लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था कि किस जगह है एग्जैक्टली। तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब आगे हम बात करेंगे कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट कर रही है वो एटम है। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हमको कुछ फैक्ट्स लिखने हैं, वही फैक्ट्स जो इलेक्ट्रॉन कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या फोर्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, वो सब बात करेंगे। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसी। हो गया, इसको रब करते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, प्रोटॉन को P प्लस भी लिख सकते हैं, और न्यूट्रॉन की जो N है। ठीक है, तो इसमें चार्ज क्या होगा? चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है, कितना होता है? -1.6 10⁻⁻⁻19 कूलॉम। यहाँ क्या होगा? +1.6 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, और यहाँ कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे। ठीक है, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का चार्ज एग्जैक्टली वैल्यू तो सेम है, लेकिन नेचर डिफरेंट है। ठीक है, सेकंड, मास। मास इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि अगर ये एटम हमारा क्या है, फुटबॉल ग्राउंड है,
तो इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस भी बहुत छोटा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस बहुत छोटा अगर ये है तो मतलब एक पॉइंट के बराबर है, अगर इसको हम एटम कंसिडर कर लें तो एक पॉइंट के बराबर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी बहुत छोटा होता है, न्यूक्लियस भी बहुत छोटा होता है, ठीक है, एटम के साइज से। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 9.1 10⁻³ kg, ठीक है। नेक्स्ट, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27 kg, ठीक है, 1.67 10⁻27 kg एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.674 10⁻27 kg। तो ये हो गए मास। न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता है लेकिन मास होता है। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज हायर देन प्रोटॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन। सबसे ज़्यादा मास न्यूट्रॉन का होगा, फिर प्रोटॉन का होगा, फिर इलेक्ट्रॉन का होगा। इलेक्ट्रॉन का बहुत कम मास होगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गई बात। अब एक और बात समझनी है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन लगेगा, ठीक है, रिपल्शन फोर्स लगेगा, मतलब लाइक चार्ज रिपल, लाइक चार्ज रिपल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, या पॉजिटिव और निगेटिव, इसको नेगेटिव नेगेटिव करते हैं, ये हो गया नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्ज रिपल और नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी रिपल करेगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी रिपल करेगा। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है, अपोजिट नेचर के होंगे, ठीक है, लोग तो अट्रैक्ट करेंगे, और सिमिलर नेचर के होंगे तो उनमें पहले से ही रिपल्शन होगी, ठीक है। तो ये है इनकी प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन, या फिर पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे किसकी, कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जिसकी वजह से एटम जो है वो बंधा हुआ रहता है, मतलब एटम जो है अपने शेप में रहता है, और उसकी वजह से मतलब कभी शेप में गड़बड़ नहीं हो रही होती है। क्या है कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ रिएक्शन हो रही है एटम्स के बीच में, लेकिन एटम का जो एक्चुअल फेस है या एक्चुअल उसका फिगर है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो वो किस तरह से रहता है वो भी समझेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट थिंग नोट करके लिख लीजिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, हमारे एनवायरनमेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या है, ठीक है। एक मिनट, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। और वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल, जो हम लोगों के ऊपर अर्थ लगाती है। फोर्स ऑफ नेचर,
वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, ये हो गया नोट करके जो हमने लिखना था। अब न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये समझ में आ गया है, ये फैक्ट है, पता होने चाहिए। न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है? फर्स्ट तो हमें पता ही चल गई कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है, पहला स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। दूसरा ये कहाँ लग रहा है? तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग रहा है, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स कौन से हैं? न्यूक्लियॉन्स मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो पार्ट्स हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन बना है, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन बना है, ठीक है। जो न्यूक्लियस के अंदर हैं चीज़ें, कुछ प्लस है, कुछ माइनस है, कुछ प्लस है, तो कुछ क्वार्क्स हैं, क्वार्क्स हैं एक्चुअल में, वहाँ क्वार्क्स हैं। जो ये क्वार्क्स है ना, वही मिलके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना रहे हैं, ठीक है। तो यही जो पार्टिकल है, जो एटम मतलब एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है ना, वो बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो जो प्रोटॉन की तरह हैं, तो उनका जो कहते हैं अर्थमेटिक सम आता है, प्रोटॉन जैसे हैं जो प्रोटॉन, जो क्वार्क मिलके प्रोटॉन बना रहे हैं, तो उनका अर्थमेटिक जब सम किया जाता है तो वहाँ क्या पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। जब उनका अर्थमेटिक सम किया जाता है न्यूट्रॉन वालों का, ठीक है, तो वहाँ पे कोई चार्ज नहीं आता है, इसलिए ओवरऑल वो पॉजिटिव शो कर दिया जाता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ पे कि न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लग रहा है, तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग रहा है, ठीक है। वर्क इन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स समझ गए। न्यूक्लियस और छोटे पार्टिकल हैं, मतलब ये अगर हमारा न्यूक्लियस है तो यहाँ पे और छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो जो मिलके न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं, ठीक है। उनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा होगा उसकी बात हो रही होगी। तो न्यूक्लियॉन्स जब बोलेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दोनों की बात हो रही होगी, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ, ठीक है। तो सारा वेट एटम का यही होता है न्यूक्लियस के पास। फिर थर्ड थिंग क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये जो फोर्स है ना, बहुत बड़ा नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, समझ रहे हैं, लेकिन शॉर्ट रेंज है। एटम तो कितना छोटा साइज का होता है, तो वो अपने एटम के अंदर लगा पाता है। शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। और क्या होगा? अट्रैक्टिव भी है, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। थर्ड थिंग और क्या है? जो चार्ज है उससे ये इंडिपेंडेंट होता है। चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स मतलब चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये सारी बातें हो गई किसकी? न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो जैसा एटम है, एटम के आसपास या एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही क्या है कि हमारा जो सोलर सिस्टम वर्क कर रहा है, मतलब एज अ सेंटर रख लिया जाता है सन को, और बाकी जो
प्लैनेट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन की तरह अगर कंसिडर करें तो अपनी ऑर्बिट पे ही घूम रहे हैं, वो और कहीं नहीं घूम रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह वो देखा जाएगा, ठीक है। अभी इसको कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमको 2-3 नोट पॉइंट कराने हैं बस आज के लिए, फिर इतना ही। और फिर नेक्स्ट क्लास है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अभी ये बेसिक समझना ना कि बेसिक है क्या है एटम। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन की बात करेंगे, तो वो समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। इसको रब करते हैं। नोट करके लिखे। ये सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। अगर आपको और ज़्यादा डिस्क्राइब्ड वे में पढ़ना है और ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ना है तो आप क्लासेस देख लीजिए। 11th-12th की क्लासेस में बहुत अच्छे से कराया गया है एटम क्या होता है, ठीक है। और ऐसे भी जनरल कुछ क्लासेस पढ़ी हैं जिसमें एटम अलग से बताया है, इलेक्ट्रॉन अलग से बताया है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज नेगेटिव होती है, ठीक है। पहली चीज़ ये। सेकंड सेकंड क्या होती है कि जब कोई बाउंडेड स्टेट होती है, मतलब ऐसी, मतलब बाउंड्री बना दी है कि इसी जगह मूव करना है, तो वहाँ पे भी एनर्जी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो लिख सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ बाउंडेड स्टेट, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ अ बाउंडेड स्टेट इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी। कोई भी चीज़ अगर किसी बाउंडेड एरिया में है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी, ठीक है। और अगर सैटेलाइट है, कोई सैटेलाइट है, सैटेलाइट मतलब उपग्रह जो हैं, तो सैटेलाइट की एनर्जी भी नेगेटिव होगी। सैटेलाइट एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड planet is नेगेटिव। तो ये कुछ फैक्ट पॉइंट हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी बाउंडेड स्टेट में घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड एनी बाउंडेड स्टेट, the energy of that object the total energy, total T है ये, ठीक है। total energy of that object is negative। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी, उसकी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। अगर हम सोलर सिस्टम ले लें, ये सन है और ये हमारे प्लैनेट घूम रहे हैं, हो सकता है घूमने में कोई
टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा हो, लेकिन वो अपनी ऑर्बिट पे घूम रहा है। ये हमारा सन है, तो अब इनके आसपास भी घूम रहे हैं ना, प्लैनेट्स के आसपास सैटेलाइट वगैरह, तो वो भी क्या होगी, उनकी भी एनर्जी नेगेटिव होगी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन बाउंड नहीं होंगे एटम से, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आज की क्लास समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में जो हुआ है वो थोड़ा सा बेसिक हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो हम एटम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन किसके साथ होंगे, एटम के साथ होंगे, अकेले नहीं घूम रहे होंगे, कहीं होंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनके साथ साथ एटम भी आ रहे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं केवल इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है, ठीक है। जब कभी इलेक्ट्रॉन एक जगह से हटेंगे तो वो वो उस एटम को पॉजिटिव बना के चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये जो क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी में हम नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट कर देंगे। और बहुत सारी चीज़ें जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं या फिज़िक्स से रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें हम आपकी कवर करा देंगे इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 11 की, क्लास 12 की, जनरल साइंस में फ़िज़िक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग। और जैसे ही इनमें से कोई भी कंप्लीट होता है, हम जनरल बायो भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी, टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी, और रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए, यूपी पुलिस के लिए। तो जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है सबकी, ये जनरल साइंस तो सभी में आ रही है ना, 5 to 7 क्वेश्चन सभी में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यही रैंक डिसाइड कर रहे हैं। और टीचिंग एग्ज़ाम में तो ज़्यादा ही पोर्शन आ रहा है, तो आप प्लेलिस्ट में देखिए, सारी क्लासेस हैं और आपके लिए जो भी ज़रूरी है वो हम ज़रूर कंप्लीट कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।